नमस्कार, मैं तस्मीन शेख विदर्भ न्यूज़ 365 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद है मेलघाट क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेलघाट के लोकप्रिय आमदार राजकुमार पटेल, जो मेलघाट के एक लोकप्रिय आमदार है, प्रहार जनशक्ति पक्ष से आते हैं। सबसे पहले आमदार साहब, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि हमारे जो मेलघाट क्षेत्र में जो धारनी तालुका है, वो मेलघाट की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और अभी आने वाले समय में मेलघाट के आर्थिक राजधानी यानी कि धारनी नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। तो प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से आप इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे, कैसे आप इसको चुनाव को देखते हैं? धारनी नगर पंचायत की जो आने वाले चुनाव है, वो चुनाव प्रहार जनशक्ति पक्ष अपने पूरे के पूरे उम्मीदवार खड़े करेंगे। मैं पिछले बार नगर पंचायत धारनी के चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ाए थे। उस समय मैं आमदार नहीं था, फिर भी मैं 8 सीट निकाले, 17 में से 8 सीट निकाले थे। आज मैं विद्यमान आमदार भी हूँ और मैंने धारनी नगर पंचायत के लिए 5 करोड़ की निधि भी लेके आया हूँ। चिकंदरा के लिए 3 करोड़ रुपए लेके आया। कल परसों के दिन में मुंबई से आया और शिंदे साहब से मेरी बात हुई है कि आने वाले मार्च में मैं तेरे को और 12 करोड़ रुपए की निधि दूंगा। हमारे धारनी की जनता है, अभी तक ये पंचवार्षिक के पहले धारनी सिर्फ ग्राम पंचायत थी, अब बन गई नगर पंचायत। और इस नगर पंचायत के विकास के लिए, यानी आज अगर मान लो धारनी शहर को देखें तो धारनी शहर में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि इसके पहले मैं 10 साल आमदार थे, मैं विरोधी पक्ष में था, कुछ भी नहीं कर सके। और विरोधी पक्ष में अगर मान लो आमदार है ना, तो उससे आमदार नहीं रहना बेहतर है, क्योंकि विरोधी पक्ष वाले की कोई कदर नहीं करते। आज मैं सत्ता में हूँ, धारनी नगर पंचायत के लिए जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करूँगा, वो यहाँ की जनता 100% मेरे साथ में रहेगी। जैसे कि आपने बताया कि आप पहले आमदार नहीं थे, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस से आपका चुनाव नगर पंचायत लड़ा था, उसमें 8 सीटें लाई थी। तो इस बार आप आमदार भी है और जनशक्ति प्रहार जो है उसकी बहुत बोलबाला मेलघाट में देखने को मिल रहा है। तो आपका भी क्या टारगेट है कि 17 में से कितनी सीटें हम ले सकते हैं? मेरे धारनी के जनता मेरे अगर काम को देखे और मैं धारनी के लिए क्या कर रहा हूँ, ये अगर मान लो देखा जाए, तो धारनी नगर पंचायत में 17 में से 17 की सीट की मेरी उम्मीद है। इसका एक कारण है, धारनी में जो वाटर सप्लाई की काम शुरू था वो 2009-10 में शुरू हुआ था। धारनी वाटर सप्लाई के काम 2009-10 8-9 में शुरू हुआ था और 9-10 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जब मैं चुनाव हार गए तो काम भी बंद हो गए। 9 करोड़ रुपए के काम था, वो काम बंद हो गए। केवलराम काड़ी के 5 साल पूरे चले गए, काम शुरू नहीं हुए। प्रभुदास के 5 साल पूरे चले गए, काम शुरू नहीं हुए। दोबारा मैं आमदार बने, फिर से काम मैंने शुरू किया। ये धारनी के जनता को सबको मालूम है और जनता ये चाहती है कि हमको रास्ता, पानी, बिजली, शिक्षण, आरोग्य, ये जो मूलभूत सुविधा मिले, यही धारनी की जनता की अपेक्षा है। धारनी की जनता क्या, मेलघाट की जनता की अपेक्षा है। आज धारनी नगर पंचायत को अगर हम देखा जाए तो ये पहली बार इतनी निधि नगर पंचायत को मिली है। ठीक है, अभी काम शुरू हुआ नहीं है, ब्रह्मा बन के गई है, चिकलदरा के एस्टिमेट मुंबई पहुंच गई है, धारनी की एस्टिमेट प्रमा के लिए है, वो भी अगले हफ्ते मुंबई पहुंच जाएंगे। उधर से आने के बाद में धारनी नगर पंचायत के जो 5 करोड़ के काम शुरू हो जाएंगे। वो 5 करोड़ में रास्ते के काम है, नाली के काम है, ये डिवाइडर के ऊपर जो लाइट है उसके काम है, 6 हाईमार्क्स उसमें दिया है 6.5 लाख के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टर्म में अगर धारनी के अंदर अगर मान लो हम रात के 12 बजे रात को कभी आ गए और गलती से हमारे हाथ से अगर टाचनी भी गिर गए ना, तो पटकन उठा लेंगे, इतने छकाछक हो जाएंगे धारनी। और जनता यही चाहती है कि हमारी जो असुविधा है वो असुविधा आप दूर करें, हम उसके साथ में। और मेलघाट की टोटल जनता अगर मान लो, मैं आपको उदाहरण बताए
प्रहार के यहाँ मेलघाट में एक भी सरपंच नहीं है, एक भी सरपंच नहीं है। और मैं फॉर्म भरने के एक दिन पहले मैंने कब्बसी हाथ में लिया। जब एक भी सरपंच नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, ये कोई जिला परिषद मेंबर नहीं, कोई पंचायत समिति मेंबर नहीं, सरपंच तक नहीं है, और एक दिन पहले अगर कब्बसी हाथ में लेके मैं 42,000 के लीड से निकलता है, तो मेलघाट की जनता को सिर्फ काम करने वाला हूं, और उन्होंने मेरा काम करने का तरीका देखा है। और यही बातें को मैं दिल में रखकर मैं आज भी मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं आमदार नहीं थे जब भी काम किया है। और दूसरा मुद्दा एक, अगर मान लो मेरे काम के बारे में अगर कोई पूछता होगा, तो जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस समय मैं सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक इस सामने के जो वेल्डिंग वर्क की दुकान है ना, दिन भर वहां बैठा था। और मेरे पास में इतने सारे रजिस्टर भर गए कि कहां कहां से लोगों को लाना और कहां कहां उनको पहुंचाने का पूरा काम मैंने किया है। मेरे काम के बारे में लोगों नाराज नहीं है, मेरे से लोग नाराज नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज अगर मान लो कोई विरोधी पक्ष अगर मान लो धरने में खड़ा रहता है, तो आपका है क्या? आप चुन के आने के बाद में क्या कर सकते हैं? आप निधि ला सकते हैं? क्या सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते। धारनी के लोगों का, धारनी की जनता को सिर्फ एक ही इशारा है कि बस राजकुमार पटेल के साथ पे रहना, अपना धारनी का विकास करना है। अभी जो अपन उम्मीदवार प्रहार के लड़ाएंगे, तो उसमें जो जनता है वो तो राजकुमार पटेल को देखकर वोट देंगे, लेकिन आप जो आपके उम्मीदवार चुनेंगे, तो उसमें से आपके उम्मीदवारों को आप क्या चाहेंगे? आपके उम्मीदवार कैसे होना चाहिए? उन्होंने क्या करना चाहिए कि वो आपके पास में उम्मीदवारी मांगने आए? देखिए, हर पार्टी अगर उम्मीदवार चुनता है, तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड देखता है कि उसके पीछे जनमत है क्या, उसके स्वभाव अच्छे है क्या, उसके लोगों से उसके व्यवहार सही है क्या, ये सारी बातों को देखते हैं। 50% उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करता है, 50% पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 100% अपन उस उम्मीदवार के बारे में अपन निर्णय लेते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि धारनी में जितने भी समाज है, वो हर समाज के उम्मीदवार कहीं ना कहीं हर समाज के एक प्रतिनिधि मैंने लेना चाहिए। ये मेरा पहला, यानी किसी समाज को वंचित रखना। पिछले बार मेरे से एक गलती हो गई थी, मैं कबूल करता हूँ। पिछले बार मालवी समाज के एक उम्मीदवार आइन टाइम पे नहीं बोल दिया, आइन टाइम पे नहीं बोल दिया, और वो नहीं बोलने का विरोधी ने फायदा उठा लिया कि बोले सब समाज को साथ में है, लेकिन मालवी समाज को लिया नहीं। क्योंकि उस समय हमको दूसरा मालवी समाज के उम्मीदवार मिला ही नहीं है करके हमको दूसरे को देना पड़ा, और इसका फायदा विरोधक ने उठाया। और पिछले बार मेरे 2-3 सीट हारने का एक कारण था कि चुनाव के 2 दिन पहले मेरे लड़का नागपुर में एडमिट था, किडनी प्लांटेशन का ऑपरेशन हो, और आज शाम को मैं निकल गया, और परसों के दिन चुनाव था, मतलब 2 दिन पहले मैं निकल गया। तो 2 दिन में मेरे दोनों तरफ घाटा हो गया। दोनों तरफ घाटा होने का मतलब ये है कि मेरे इधर के 2-3 सीट जो निकलने वाली थी वो भी मेरे हाथ से चले गए, और उधर जाने के बाद में वो मेरे लड़का भी मेरे हाथ से चले गए। मतलब कहने का मतलब ये था कि मैं आमदार नहीं होने के बाद भी अगर यहाँ मेरे विरोध में पालक मंत्री आए, उनके साथ में 3-4 आमदार आए, और मैं एक माजी राम आमदार होने के नाते मैं उनको इतना बड़ा टक्कर दे देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस पर से मैं अंदाज लगाता हूँ कि जनता पूरी तरह मेरे साथ में। सर, जैसे कि आपको पता है कि मेलघाट का जो एरिया है, ये यहाँ पे इतनी सारी संस्थाएं हैं कि सब लोग बोलते हैं कि मेलघाट में जितने गांव नहीं उतनी एनजीओ। बिल्कुल सही है। तो ये जो एनजीओ को लगातार पैसा मिलता है, गवर्नमेंट भी अलग से पैसा निकाल के रखता है, तो इसका यूज कहीं ना कहीं होता नहीं है क्या जनता के लिए? फिर भी इतनी सारी समस्याएं यहाँ पे पड़ी है। देखो, ये बात सही है कि मेलघाट में गाँव कम और एनजीओ ज्यादा है, मानता हूँ इस बात, लेकिन कौन सी एनजीओ काम कर रहे हैं जो सही मायने में मेलघाट की जनता को सेवा दे रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैंने अभी तक देखा नहीं, ना कहीं मुझे टकराया। आज अगर मान लो इतनी सारी संस्था और इतनी सारे ग्रैंड अगर मान लो मेलघाट की जनता को अगर मिलता होगा, तो मुझे ये बताइए कि आज मेलघाट में सबसे ज्यादा अपन कुपोषण को मानते हैं। कारण है कुपोषण, तुम कितने भी दवाखाना यहाँ पे ला दो, लेकिन मैं ये बात को मानता हूँ कि कुपोषण के लिए सिर्फ यहाँ पे नर्स का नहीं रहना और डॉक्टर का नहीं रहना ये कोई कारण नहीं है।
कुपोषण का मूलभूत सुविधा जब तक मिलता नहीं मेलघाट के जनता को तब तक कुपोषण खत्म होंगी नहीं। वो मूलभूत सुविधा में रास्ता आ गए, बिजली आ गई, पानी आ गए, शिक्षण आ गए, आरोग्य आ गए, रोजगार आ गए। ये तो होना ही होना। ये जब तक होंगे नहीं तब तक मेलघाट को तुम कितने भी औषध ला दो यहाँ पे वो खत्म हो गए नहीं। आज मुझे ये बताइए कि मेलघाट की जनता उप केंद्र या पीएचसी में जा ही नहीं सकती। उसको जाने के लिए साधन ही नहीं है, जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो पहुंचेंगे कैसे? कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए मूलभूत सुविधा होना जरूरी है। और मेरे जोर है, आज मैं आपको यकीनन के साथ बताता हूँ कि मेलघाट के अंदर जितने भी रास्ता है ये सबसे पहले मैं हर हफ्ते में मुंबई जा रहा हूँ। लोगों को लगता होगा कि ये उठे छोटे मुंबई भाग रहा है, उठे छोटे मुंबई भाग रहा है। मेरा कहने का मतलब वही है कि मुंबई जाने का मेरा एक ही कारण है कि मेलघाट के अंदर के जितने भी रास्ता है उसका परमिशन आज मैंने 11 रास्ते का परमिशन निकाला है और मेरे 7 रास्ता बाकी है। वो 7 रास्ते का परमिशन निकाल दिया। आने वाले समय में मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं, मेलघाट की जनता समझ जाएगी कि अपने काम करने वाला कौन है। मैं सत्ता में परसों को रोज संजय राठौर साहब से मैं जाके मिले, उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी समय में उसके जाके मिले, बहु मेरा ये काम करना पड़ता है। बोले ठीक है, बोले मैं आज में निकाल देता हूँ, अगले हफ्ते मैं फिर जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मूलभूत सुविधा जब तक मेलघाट में होता नहीं है तब तक मेलघाट का कुपोषण और यहाँ का बेरोजगारी ये कोई कभी खत्म होने वाले नहीं है। वो मेन मुद्दा है। आमदार साहब, मेलघाट में हम देखते हैं कि इतनी एनजीओ काम कर रही है, करोड़ों का निधि खर्चा हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितना चाहिए उतना काम और काम का जो मुबदला होता है वो प्रॉपर मिलता नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से बाहर स्थलांतर होते हैं। तो इसके लिए आपके पास में कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट वगैरह है या आप कुछ उपाय योजना शासन प्रशासन स्तर पे कर रहे हैं? देखिए, जिस समय में आमदार बने थे उस समय एक 1-1.5 महीने के बाद में सरकार बनने के बाद में एसडी ऑफिस में एक मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में मैंने ये कहा है कि यहाँ के मजदूर काम मांगने तुम्हारे पास में आएंगे नहीं। उनकी एक पहली कमजोरी वो काम मांगने एसडी ऑफिस में नहीं आएंगे, नहीं कि हमारे गांव में इतने मजदूर है, इतने मजदूर के पास में जॉब कार्ड है, हमको काम दो, ये ऐसे काम मांगने नहीं आएंगे। हम अगर गलती से वो गांव में चले गए तो उन्हें क्यों तुम कुछ काम वगैरह नहीं कर रहे, ऐसे बैठे तो काम ही तो नहीं है, बोले तुम मांगे क्या काम नहीं, बोले। मैं उस समय उनको कहा कि हर गांव में 2-2, 3-3 काम सेल्फ में तैयार करके रखने का, और काम तैयार करके रखे तो बिल्कुल मजदूर वहां पहुंच जाते काम के लिए। शासन प्रशासन को हमने पहले ही बता दिया है कि मेलघाट के हर गांव में 2-2, 4-4 काम बिल्कुल तैयार रखे, जो कि मजदूर पलायन होने के पहले वहां काम शुरू कर दे और काम शुरू हो जाए। आज हम सिर्फ 100 दिन के काम देते हो, 100 दिन के काम देते और 100 दिन उनको काम देना और उसके बाद में काम नहीं देना, नहीं तुम्हारे 100 दिन हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। मेलघाट में अगर मान लो मजदूर पलायन से उनको रोकना है तो तुमको कंटिन्यूस काम रखना पड़ेगा, कम से कम 8 महीने का काम उनको होना कंटिन्यू लगातार, तो ही उनका पलायन नहीं होगा, वरना इनको पलायन से कोई रोक नहीं सकेंगे। और एमआरएचएस के जो काम शुरू होता है, एमआरएचएस के काम में विशेष तौर पे कभी कभी महीना 1.5 महीने उनका बिल नहीं निकलता, पेमेंट नहीं निकलता है, तो 8 दिन या 15 दिन ज्यादा ज्यादा 15 दिन के ऊपर मजदूर, अब उनके तो हाथ बाजार तो चलने को ना, हफ्ते का बाजार उनके चलने को ना, एक आधी हफ्ता अगर मान लो रुक गए तो 15 दिन में तो मिलने चाहिए उनको पैसे। यहाँ पे वो भी सुविधा नहीं है। एक तो हम जैसा देखते हैं कि मेलघाट की जो शासन की योजनाएं होती है तो उसमें सबसे ज्यादा मेलघाट को पहला प्राथमिकता दी जाती है और मेलघाट का पायलट प्रोजेक्ट बनता है और यहाँ से फिर ऊपर वो योजना जाती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेलघाट के अंदर एमआरजीएस अंतर्गत उनको जो मुआवजा दिया जाता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो या फिर उनको जो टाइम पे समय पे उनका पैसा मिल जाए, इसी वजह से हमारा स्थलांतर ज्यादा होता है, तो इसमें कुछ सुधारना हो सकती है? देखिए, अभी कुछ 2-3 दिन पहले अपने यहाँ पे रोजगार सेवक है कि जिनके ऊपर पूरा मजदूरों का काम का डिपेंड होता है, हाँ, और उनका वो लोग भी उपोषण में बैठे हैं कि भाई हमको हमारे मानधन समय पे नहीं मिला है, हमारे प्रवास भत्ते समय पे नहीं मिला है, शासन की तरफ से उनको नहीं मिला है, ये बात मैं कबूल करता हूँ। दूसरी बात ये है कि कोरोना के वजह से थोड़ा सा निधि के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आया है, मैं ये भी बात को मानता हूँ, लेकिन उनके काम हो गए। आज हम अगर मान लो रोजगार सेवा के माध्यम से या तांत्रिक के माध्यम से हर गांव में अगर हम जैसे 3-3, 4-4 काम भी अगर उपलब्ध कराए, अब देखो
काम उपलब्ध कराना बोले तो हम क्या है कि एक ज्यादातर काम डीसीटी वगैरह के काम लेते हैं। अब डीसीटी के काम पूरा हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो अपने यहाँ के मजदूरों को पलायन से रोकना है, उनको बाहर जाने से रोकना है, उनको बाहर जाने के बाद उनका जो शोषण होता है, उनको ऊपर जो अत्याचार होता है, उसको अगर रोकना है तो हमें यहाँ पे जो काश्तकार है उनके खेतों में अगर मान लो उनको काम दे, रोजगार हमी योजना के काम अगर मान लो उनके खेतों में काम दे तो काश्तकार के भी काम होता है, मजदूरों का भी काम हो जाता है और बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह आपका एक अच्छा मुद्दा है कि अगर काश्तकारों का भी काम हो जाता है, उनको मजदूर भी मिल जाते हैं। इसके बाद में एक ग्राम पंचायत के चुनाव है, तो इसमें प्रहार जनशक्ति पक्ष की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए, आमदार इस नाते टोटल जनता मेरे से जुड़ा हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। और प्रहार जनशक्ति पक्ष अब हर जगह, हर ग्राम पंचायत में, एक तो सबसे मेन बात ऐसा है कि ज्यादातर मैं ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा इंटरफेयर नहीं करता हूँ। ग्राम पंचायत चुनाव में, गांव स्तर के चुनाव में, मेरे चुनाव में सबका मत चाहिए और ग्राम पंचायत के चुनाव में मैं वहां के आधे मत के ऊपर डिपेंड हो गया। सासा मैं ग्राम पंचायत के चुनाव में इंटरफेयर नहीं करता हूँ और वो चुनाव में मैं उस गांव तक नहीं जाता हूँ, भले यहाँ से उनको मार्गदर्शन करना, फॉर्म भरना, ये करना, वो करना, जो भी कुछ मदद करना है वो बाहर का बाहर ही करता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष गांव में जाके नहीं करता। सपोज अगर मान लो एक दो गांव ही कहीं ऐसा हो कि मेरे खुद के गांव रहा तो वो वहां तक मुझसे पहुंचता हो, बाकी ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रहार जनशक्ति पक्ष के हर गांव में उम्मीदवार रहेंगे और हर गांव में लड़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपका काम दिख रहा है और आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने एक बात देखी है कि जैसे आप आमदार बने थे तो आपने देखे कि मेलघाट की सबसे प्रमुख समस्या एक तो पानी, उसके बाद में रोड। तो आपने एक सर्वदलीय ये मीटिंग ली है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, उसमें आपने पानी की समस्या पहले जाने, और पानी की समस्या भी हम देख रहे हैं चैनल के माध्यम से हमारे की लगभग सॉल्व होती जा रही है, और रोड का भी आपने टाइगर प्रोजेक्ट का जो मसला था उसको भी हल कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि और ग्राम पंचायत स्तर पे ऐसी क्या समस्या है जिसे आपको हल करना होगा? देखिए, मेलघाट में सबसे पहले एक बात को गौर करना है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो काम सबसे पहले करना चाहिए। वो ये है कि हमारे यहाँ पे 7-7, 8-8 गांव मिला के एक गढ़ ग्राम पंचायत है, बरोबर है, मेरा प्रोसीजर चालू है। मैं एक ग्राम पंचायत के लिए ट्राइबल एरिया में 500 की लोक संख्या होना, 700 की लोक संख्या होना, तो ग्राम पंचायत विभक्त हो सकता है, सेपरेट ग्राम पंचायत बन सकता है। और वो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम है। वो काम में ये मेरे पंचवार्षिक खत्म हुए तक मैं मेलघाट के धार्मिक शिखर के या अचलपुर ग्रामीण के अंदर के जितने भी ग्राम पंचायत उनको सबको उनको सेपरेट करा दूंगा मैं। और दूसरा मुद्दा ये कराने का उद्देश्य है क्योंकि ग्राम पंचायत के नाम से पैसे आते हैं, गट ग्राम पंचायत की सेपरेट एक आधी गांव के नाम से पैसे नहीं आते। गवर्नमेंट का जो भी निधि आता है वो सिर्फ ग्राम पंचायत के नाम का आता है। अगर मान लो सेपरेट ग्राम पंचायत अगर हो जाए तो ग्राम पंचायत के विकास करने में या अपने गांव के विकास होने में कोई अड़चन नहीं रहेगी। आज अगर मान लो 7 गांव मिला के, अब इधर ढाकना ग्राम पंचायत देखेंगे कि 7 गांव मिला के एक ग्राम पंचायत है और वहां सिर्फ ढाकना के नाम से निधि आती है, और ढाकना का अगर सरपंच रहा तो बाजू गांव में निधि देते नहीं, विकास के काम के लिए देते नहीं। ये उतना पक्षपात तो जरूर करना ही करना है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे मेलघाट के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े ग्राम पंचायत है, गढ़ ग्राम पंचायत है, उनको अगर सेपरेट लोक संख्या के आधार पर बैठता हूँ तो पहले उसको करा देना। उसमें एक काम, जो ग्राम पंचायत अलग होगा तो वो ग्राम पंचायतों को ये पता चलेगा कि हमारे ग्राम पंचायत का काम आमदार साहब ने किया है, तो उतने वो मेरे विधानसभा के टाइम में मुझे वो उतनी तकलीफ कम हो जाती है। आमदार साहब, हम अभी देख रहे हैं कि जैसा मेलघाट क्षेत्र हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ पे एक बहुत बड़ा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय है कि मेलघाट वासियों का, आदिवासियों का एक विकास होना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, इसके अंतर्गत बहुत सी सेवाभावी संस्थाएं काम कर रही है, करोड़ों का निधि आ रहा है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसका अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, मैं ये बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि प्रकल्प अधिकारी कार्यालय में अधिकारी की तरफ 2 चार्ज है, एक प्रकल्प अधिकारी और एक एसडी। हमारे
एसडीओ ऑफिस में 3-3, 4-4 साल से केस पेंडिंग है। मैं बाड़ा साहब थोरात से भी मिला, पालक मंत्री को साथ में लेके बाड़ा साहब थोरात से मिला और मैंने उनको ये कहा कि मुझे प्रकल्प अधिकारी सेपरेट चाहिए और एसडीओ सेपरेट चाहिए, तो ही काम हो सकता है। आज प्रकल्प अधिकारी हर बातों के ऊपर पूरे प्रकल्प कार्यालय के माध्यम से जितने भी काम चलता है उसके ऊपर ध्यान दे नहीं रहे, ध्यान दे ही नहीं सकते। आधे दिन प्रकल्प अधिकारी, आधे दिन एसडीओ, आधे इधर आधे उधर, उसमें 4 दिन बीच में उनके मीटिंग में चले जाते, वो करेंगे क्या? मेरा एक पहला मुद्दा कि जब तक एसडीओ सेपरेट होंगे नहीं, प्रकल्प अधिकारी सेपरेट होंगे नहीं, तब तक प्रकल्प अधिकारी खुद के अंडर के जितने भी काम और जितने भी जो कुछ है, जो काम चल रहा है, जो योजना चल रहा है, वो योजना को पूरी तरह देख नहीं पाएंगे। आज जितने भी सेवाभावी संस्था अगर मान लो काम कर रहे होंगे, वो सेवाभावी संस्था एकदम आखिरी टप्पे तक वो पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, ये प्रकल्प अधिकारी ये काम को देखने में असमर्थ है। कारण एक ही है कि एसडीओ दोनों के चार्ज उनके तरफ है और जो महत्व का काम है वो होता है, बाकी दूसरा काम नहीं होता। बराबर है। जैसे कि प्रकल्प अधिकारी जो है वो जनता तक पहुंचने वाला अधिकारी चाहिए और एसडीओ बोले तो लॉ एंड ऑर्डर है, उसका दोनों का संबंध कहीं से कहीं तक नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में आप उसको ऐसा चेंज करने में सफल होंगे? पालक मंत्री महोदय से अभी मुंबई में मेरी बात हुई, मैं उनसे जाके मिला भी और उनको फिर मैंने याद दिलाया कि मैंने बोला ताई मेरा काम नहीं हुआ। कौन सा काम? मैंने एसडीओ के काम मार्च तक हो जाएंगे, मार्च तक एसडीओ सेपरेट हो जाएंगे, पीओ सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने बताया है और वो हिसाब से मेरे पार्ट पूरा चालू है। तो अंदर साहब हमने पिछले बार भी देखा कि पिछले बार ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो आईएएस अधिकारी होता है तो वो बोलते हैं कि हम सेपरेट एसडीओ सेपरेट प्रकल्प अधिकारी उनको उड़ता नहीं है, या वो बोलते हैं कि हमको नहीं रहना है। तो इसके ऊपर अगर उन्होंने ऐसा अड़ंगा लाए तो उस पर अपने पास क्या सुझाव है? देखिए, एक मेलघाट आदिवासी एरिया है और वहां के मैं आमदार हूं, किसको कहां बिठाना और किसको कहां नहीं बिठाना। हम अगर मान लो सीएम के पास गए और विशेष बात करके हमको एक सेपरेट एसडीओ चाहिए, ऐसा भी बोल दिया तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सर, सुना है धरणीवासी आपको राजा कह के पुकारते, बोले कि वो राजकुमार नहीं हमारे राजा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे मेलघाट की जनता है मुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई मुझे राजा बोलते हैं, कोई मुझे शेर बोलते हैं, क्या अनेक अनेक नाम से पुकारते हैं, कोई राजा खिला बोलते हैं, कोई राजू बोलते हैं। जो मेरे से उम्र में बड़े हैं तो राजू भी बोलते हैं और जनता जो बोले वो मुझे दिल से प्यार करती है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। जनता प्यार करते हैं इसलिए चुनाव में दिखा दिया उन्होंने आपको, सही में राजा बना दिया विधायक के रूप में। लेकिन हमने जो देखा कि आप जिस पक्ष से हो, प्रहार पक्ष से, तो बच्चू कडू एक ऐसा नाम है जो ना कि अमरावती ना ही महाराष्ट्र तो बल्कि देश के ऊपर भी जाने जाते हैं, और वो अधिवेशन में जाके बोलते अब तक तो मैं अकेला शेर था, अब मेरे साथ दूसरा शेर आया। तो इन सब के बीच में विधायक बन के 1 साल जो अब तक निकला है, तो वो कैसे गया, क्या अनुभव रहा? देखिए, बच्चू को अभी मंत्री है और हम सत्ता में, हम अपने मतदार संघ के काम, अब उनको पूरा महाराष्ट्र के काम देखना पड़ता है। बाकी में मेरे को मेलघाट के अलावा और भी दूसरी जगहों के अपने जो कार्यकर्ता है वो उनके अगर मान लो काम रहा तो वो भी मुझे बताते हैं कि उनका भी काम देख लिया कर। सत्ता में रह के और बच्चों के साथ में रह के कहीं ना कहीं अमरावती जिला बोलो या महाराष्ट्र के अंदर जो भी अगर मान लो अड़चन है, वो अड़चन को छुड़ाने में बच्चों को 100% सक्षम हो, उसमें कोई दो मत नहीं है। और उनके साथ में काम करने का कुछ मजा ही अलग है। और मैं तो सिर्फ मेलघाट पूरा सीमित था, लेकिन आज भी कोल्हापुर या सोलापुर से भी फोन आ सकते हैं मुझे कि भाऊ असं आहे ते मुंबईत कधी येऊन आले, भाऊ तो भेटत नाही, तुम्ही तरी भेटा आणि आमच्या असं काम करून घ्या, हो जाता है। वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। लीगल काम करने की मजा ही कुछ और है। गलत काम तो करना ही नहीं है और गलत काम होते भी नहीं, तो होता है तो उसको करना का जो लीगल है। और अपने यहाँ मेन बात क्या है कि अपने यहाँ के लोग परेशान काहे से है, लीगल काम से परेशान है, इनलीगल से परेशान नहीं है। इनलीगल वाले फटाफट कर लेते हैं, वो पैसा फेंकते हैं निकाल जाता, वो पता भी नहीं चलता। लेकिन लीगल काम वाले परेशान है, जो हमारे गरीब है वो
परेशानी रहता है, उनका काम करने का कुछ मजा और और सर जैसे कि बच्चों को लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं। धमकी यानी कि कहने को कुछ भी कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। बोलते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम सत्ता से निकल जाएंगे, है ना, विरोधी पक्ष में आ जाएंगे। तो अभी आपने जैसे बोला कि विरोधी आमदार बनने में कुछ मजा है नहीं, जैसे हमको जो काम करने वो कर नहीं सकते। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता, डिसीजन ले लेते कि अभी हमको भाई सत्ता में रहना ही नहीं, निकलना है, तो आप किसके साथ रहेंगे? देखिए, मैं पक्ष के साथ हूँ ना, प्रहार के साथ हूँ। मैं प्रहार पक्ष के साथ हूँ, इसका मतलब मैं बच्चों के साथ हूँ, बरोबर है। हाँ। क्या रहता है, एक आदि लीगल काम नहीं होता ना, तो आदमी जरा थोड़ा सा एक तो गुस्से में आ जाता है, या तो फिर नाराजी व्यक्त करता है, तो उस समय बोली देता ताकत की। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आज महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में, और सरकार के काम भी अच्छा है, सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब तुम अदर स्टेट के बारे में सोचेंगे और महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो इसमें जमीन आसमान की फर्क है। यहाँ महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार ये जनता को साथ में लेके चलता है। जनता के जो भी बड़े समस्या है, वो समस्या के ऊपर बिल्कुल पटकर निर्णय लेने की क्षमता रखती है। तो काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और बच्चों का स्वभाव तो फिर है कि वो क्योंकि बेधड़क बोलते हैं, और उसका बेधड़क बोलना ही ऐसा लगता है कि कहीं ये पक्का पार्टी छोड़ रहा गया कि यार सत्ता से छोड़ रहा गया कि ये है कि वो है। ऐसा नहीं हो। देखो, मंत्री एक जवाबदारी उनके ऊपर है, बहुत बड़ा जवाबदारी दिया है उद्धव साहब ने, जब मंत्री पद दिया है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम अब जहाँ अगर मान लो अति हो रहा है तो फिर वो जरा उनसे गुस्सा संभलते नहीं है, तो एक आधी बार हो जाता है वैसा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ सर, आप अभी विधायक है और सत्ता में है, तो विधायक के कुछ अलग अधिकार रहते हैं, तो उन अधिकारों को यूज करके अब तक 1 साल हो चुका है, अब तक आपने धारणी वासियों के लिए, मतदार संघ के लिए क्या क्या बातें सरकार से छेड़ी है और कहाँ तक मतलब हो चुकी है? बात तो मैंने बहुत कुछ रखा है। दादरी नगर पंचायत का विकास है, मेलघाट के विकास के बारे में, रास्ता मेलघाट में हर गांव में रास्ता होना, हर गांव में पानी होना, हर गांव में बिजली होना, हर गांव में आरोग्य सुविधा होना है, दादरी में MIDC होना, दादरी में एक महिला कॉलेज होना। क्योंकि आज अगर हमारे दादरी में एक ही कॉलेज है, और वो कॉलेज की वजह से जूनियर कॉलेज हाई स्कूल में है, और एक कॉलेज वसंत पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये बताइए, इतने सारे बच्चे हैं कि उनको एडमिशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, अगर मान लो प्राइवेट खुद नहीं दे सकता तो कम से कम गवर्नमेंट खुद तभी बनाए। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल, ये जो लड़कियों के हॉस्टल है वो सिर्फ 80 बच्चों के लिए है। यानी कब से है? 25 साल से। 80 के ऊपर बढ़ा ही नहीं मुलांची वस्तु बुरा धारणी में 120 के ऊपर बढ़ा ही नहीं है। यानी आज अगर मान लो देखे जाए तो 1200 बच्चे आज हॉस्टल में रह सकते हैं। हमारी कैपेसिटी वो होना, मेरी वो भी मांग है, एक चुरनी तहसील की मांग है। अब मुझे ये बताइए, आज हमारे देश के लोग सवेरे प्लेन में बैठते हैं तो 12 बजे शाम तक विदेश से प्लेन से वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे चिकलदरा तालुका के एक आखिरी गांव के आदमी हैं, वो चिकलदरा जाता ना तो रात मुक्काम करता, दूसरे दिन गांव वापस पहुंचता है। तो हम कहाँ पे सोचे, अब यानी हमारी मेलगाड़ी के कितने विकास हुए होंगे। तो मेलगाड़ी में हर आदमी अगर रास्ता रहे तो बराबर बिल्कुल साधन हो जाता है। जहाँ रास्ता ही नहीं है तो वहां पर बिल्कुल ऐसी बात नहीं, तुम सेमाडो से रायपुर हथरू तक तुम जाएंगे ही नहीं। कितने अर्जेंट काम रहा तो जाएंगे नहीं, जाएंगे भी तो तुम्हारी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, भाड़े की गाड़ी लेके जाएंगे। तुमको मालूम है गाड़ी टूट होने वाला। अरे याद, अगर मान लो इतने देश स्वतंत्र होने के बाद में इतने दिन हो गए, हम विधायक इस नाते मेरा यही जिम्मेदारी है, मैंने वो काम करना चाहिए और उसी काम को मैंने प्राधान्य दिया है। अब जारीदा अगर मान लो, चूरनी अगर मान लो तहसील बन गए, चूरनी अगर तहसील बन गए तो वो एरिया का विकास इतनी ताकत से हो जाते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको तहसील के लिए चिकलदरा जाने की जरूरत नहीं है। चूरनी तहसील बन जाएंगे, आसिफाबाद तहसील बन जाएंगे, ऐसे अमरावती जिला में 3 तहसील बने तो अचलपुर जिला बने। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि मेलघाट क्षेत्र के जितने भी जो अड़चन के काम है, जितने भी जो सही में हमको लगता है
अभी हम बरसात में, अगर बरसात की बात करें तो बरसात में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनके साधन टूट जाते हैं, आना जाना संपर्क टूट जाते हैं। और अब मेलघाट बोले तो फिर आपको मालूम बारिश कैसी है यहाँ पे बारिश भी वैसी होते हैं, ठंडी भी वैसी होते हैं, धूप भी वैसी तड़कते हैं। मतलब सभी ऋतु में जो एकदम टेम्परेचर अप्रोच से ज्यादा ही रहते हैं यहाँ। बारिश भी यहाँ ज्यादा रहता है, ठंडी भी यहाँ ज्यादा रहती है। तो ये सब बातों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम मेलघाट में सिर्फ मूलभूत सुविधा अगर हो गया ना तो बाकी सब कोई करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाते हैं। आज हम हमारे धार्मिक तालुके के एक आखिरी गाँव के खामदा गोपड़ा खीनी खेड़ा करके गाँव, वहाँ के लोग यहाँ आने को बहुत तकलीफ होती है, उनको साधन नहीं है क्योंकि कुटांगा तक उनको रास्ता नहीं है, कुटांगा से उधर बिजली नहीं है। अब मुझे अब बिजली नहीं है तो वहां से कहाँ से पानी मिलेंगे, शुद्ध पानी कहाँ से मिलेंगे? आज अपने को होना आरोग्य पानी है, वो तो अब ऐसे पानी पी रहे हैं और अब हम बोल रहे हैं कि हम कुपोषण हटाएंगे, अब कहाँ से हटाएंगे? उनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तो तुम कितने औषध देके कोई फायदा है क्या? तो ये सारी बातें है ना, ये सारी बातों के ऊपर मेरे पाठ पूरा वो शुरू है। अब मैं इतना तो नहीं बोल सकता अभी 1 साल हुआ है, वो 1 साल में ये 6 महीने तो कोरोना ने खा गया है, 6 महीने कोरोना ने खा गया, 1.5 महीने हमारे सरकार बैठाने में हो गए। अरे ये हम करने को हम कुछ कर रहे हैं और हो रहे कुछ अलग ही है। तो ये हमारे 1 साल तो ऐसे ही चले गए। अब इस साल शायद अगर मान लो कोरोना से अगर राहत मिल गए और निधि अगर मान लो सरकार छोड़ना शुरू कर दे तो बहुत कुछ विकास हो सकता है इसमें। अभी आप विधायक प्रहार पक्ष के सत्ता में है, तो आपके सामने धारणी नगर पंचायत तो है ही, अमरावती की जिला परिषद है, ये दोनों बड़े आह्वान आपके सामने हैं। तो इसकी जो प्लानिंग है या फिर जो कुछ भी स्ट्रेटेजी है, ये कैसे कर रहे हो? मैं पिछली बार 8 जिला परिषद चुनाव लड़ाए थे, 8 में से मेरे 3 सीट निकली, मैं राष्ट्रवादी से लड़ा था, 8 में से 3 सीट निकाली और जो मेरे 5 सीट गिरे वो सेकंड नंबर पे थे, सेकंड नंबर पे। चुनाव बोलने के बाद में उम्मीदवार सक्षम हूँ, सभी बातों से उम्मीदवार सक्षम हूँ और अब मैं माजी आमदार हूँ तो मैं उतना सक्षम नहीं था, लेकिन आज मैं आमदार हूँ और आज मेरे उम्मीदवार भी सक्षम रहेगा, उम्मीदवार भी सक्षम, मैं भी सक्षम। इतनी बात तो जरूर बताता हूँ कि प्रहार के जिला परिषद के सदस्य आपकी बार बढ़ेंगे ताकत से बढ़ेंगे। मेलघाट के ऊपर ज्यादा जोर है और मेरी भी तैयारी हुई है क्योंकि मैं पिछले बार आमदार नहीं होने के बाद भी मैं 3 जिला परिषद निकाल सकता हूँ, तो आंकड़ा तो बढ़ना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चिकलदरा में हमारे खाता खुली नहीं, अब चिकलदरा और अचलपुर ग्रामीण में खाता खुलता हूँ। बच्चों को मंत्री है, उनके भी 1-2 दौरा कैसे भी लग गए, तो हम जिला परिषद में बैठेंगे। लेकिन आपके सर, टेमली प्रकरण हुआ, एक महिला के ऊपर रेप हुआ, तब देखा गया कि सारे पक्ष के लोग यहाँ पे आए और जो भी उनको राजकारण करना था या फिर और कुछ, वो सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसे नहीं कि वो पहली बार रेप हुआ था, अभी पिछले महीने, इस बार भी छोटी छोटी बच्चों पे रेप हो रहा है, तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब ऐसे क्षेत्र में, मेलघाट क्षेत्र में जब एक महिला के ऊपर रेप होता है, तब बहुत जैसे महिला जागृति बोलो या कुछ भी ऐसे मुद्दे लेकर राजकारणी लोग आते हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो टेमली प्रकरण जिस समय हुआ था उस समय पूरे पार्टी वाले आ गए थे, जो भी पार्टी वाले को आना था वो पूरा राजकारण करना था, वो राजकारण करके चले गए। वो महिला के ऊपर रेप हुआ था। आज जब काटकुम जैसे गांव में एक छोटे से बच्चे के ऊपर रेप होता है, अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, सिर्फ इनको समय पे सिर्फ राजकारण करना है, वो राजकारण करना, अपना पूरी सेका और निकल गए। मैं हमेशा हमारे लोगों को एक ही बताता हूं कि ये जितने भी पार्टी वाले आते हैं और राजकारण करके चले जाते हैं ना, ये बारिश की मेंढक है, वो जब तक बारिश है तब तक ही चिल्लाएंगे, बारिश खत्म होगी तो उनकी चिल्लाना बंद हो जाता है। ये उसमें के एक तो पहली बात ऐसे कि
ये जो बच्चे को ऊपर जो रेप हुआ है इसका मैं निषेध करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो इलीगल जो काम है, जो गलत काम है, वो नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे टाइम पे हमने उनको उनका सांत्वना करना चाहिए, उनको हमने उनके माता पिता को उनका हौसला उन्हें बढ़ाना चाहिए। ये काम ये नहीं करते हुए वो टेबली कांड के जैसे वस्तु आए और अपने चपाती सेक लिए और निकल गए। मैं ऐसे पार्टियों का मैं विरोध करता हूँ। ये काम बिल्कुल ऐसे काम मुझे बिल्कुल नहीं करना। राजकारण नहीं करना चाहिए, समाजकारण करो ना। है उनके ऊपर अगर मान ऐसे अत्याचार हुआ है, तो ये अत्याचार हुआ है तो उनके परिवार वालों को तुम ये करना चाहिए। और सर आप इस क्षेत्र के विधायक हैं अभी, तो महिला सक्षमीकरण के लिए आप क्या विशेष प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, हमारा एरिया है ट्राइबल एरिया। एक तो सबसे मेन बात है कि अब कुछ गांव में आशा और जो पाड़ा है वो एक आरोग्य विभाग में काम करती है। तो अभी तभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो महिला वर्ग घर से बाहर निकल रहे। ये तो इसके पहले है ना, मेलघाट में महिला बोलो तो सिर्फ घर के अंदर और खेत करना बस, इसके अलावा बाहर निकलने वाला काम ही नहीं है। अब हम महिला सक्षमीकरण करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर हमारे मुद्दा वही आता है कि हमारे मूलभूत सुविधा आज भी बराबर नहीं है। मूलभूत सुविधा जो होना वो हर बात के लिए कारण है, हर बात के लिए कारण है। मुझे ये बताइए कि भाई आज अगर मान लो हमको रास्ता ही नहीं है, हमने अगर मान लो एक कार्यक्रम धारने में रखा है तो हमारा महिला आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे वो? बरोबर है। हमारे जो बचत गट की महिला है वो बेचारे बहुत सारे बचत गट हर गांव में बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लिमिटेड ही बचत गट है जो काम कर रही है, लिमिटेड बचत गट काम कर रही है। और वो महिला बचत गट में वो सिर्फ अध्यक्ष है, सचिव है और एक उपाध्यक्ष है, जो बोलो वो तीन ही जाते, नाम मात्र ऐसे भी है। यानी टोटल 11 के 11 हमने बचत गट में जो महिला है वो उसमें सक्षम नहीं है आज भी, और करना अनिवार्य है। लेकिन फिर हमारे परेशानी का मुद्दा वही है कि मूलभूत सुविधा, ये जो मूलभूत सुविधा जो विषय है ना, ये अगर हो गए ना तो मेलघाट के टोटल मतलब मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो गए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर गांव के आखिरी आदमी भी खुद बिल्कुल धारने पटकन आ जाएंगे, उसका काम करा लेंगे। हर समय वो धारने के संपर्क में रहेंगे, धारने में क्या चल रहा है उसको हर आखिरी आदमी को पता चल जाएगा। सर देखा जाए तो राजनीति में महिलाओं की बहुत कमी है। मतलब देखा जाए तो मेलघाट एरिया में तो अभी जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो उनमें अगर महिला उम्मीदवार रहते हैं तो आप कितना महत्व उन्हें देंगे? देखिए, राजकारण में जो आरक्षण है, आरक्षण में महिला भी आती है। अब वो महिला, अब मेलघाट में महिला सक्षम नहीं है, राजकारण में सक्षम नहीं है, 1% आधे % है समझ में। तो अब एक आधी एसटी महिला चाहिए तो हमको तो ढूंढने पड़ता है एसटी महिला, उसके सिवा इलाज ही नहीं है। फिर वो अब कई ऐसा रहता है कि हम अगर मान लो एसटी महिला को ढूंढे तो वो सिर्फ अब हमारे बाजू में बैठे हैं, हम सब भाषण दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन उनमें उतना सक्षम नहीं है कि वो कुछ डेयरिंग से कुछ बोल सके, कुछ कर सके। और कहने का मतलब ऐसा है कि बेचारा वो कहीं बाहर निकले नहीं, कहीं कभी वो लोगों के सामने बैठे नहीं, लोगों के सामने उठे नहीं, उन्होंने कहीं कोई कार्यक्रम में गए नहीं और एकदम उनको खड़ा कर दिए, तो वो तो चुपचाप रहेंगे ना, वो कुछ कर नहीं सकेंगे। और आने वाले समय में, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जो क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हुई वाली है और उनको रोजगार नहीं है, और कुछ एकदम खासे अच्छे टैलेंट लड़कियां हैं कि जो राजकारण में उतर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, कर दिखा सकते हैं। उनको उतना अगर सपोर्ट मिला तो हो जाता है। हाँ सर, इन्हीं महिलाओं के लिए और बाकी धारणी वासियों के लिए हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे? देखो, विदर्भ चैनल 365 सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। जनता को सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी पार्टी को मत देखिए, आप काम करने वाला व्यक्ति को देखिए और काम करने वाले व्यक्ति के साथ रहे, आपका विकास 100% होगा। ये राजकुमार पटेल का दावा है भाई, यही मेरा संदेश है जनता को। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार पटेल जो कि प्रहार पक्ष के विधायक हैं।
सर आपने भी आपका मूल्यवान टाइम हमको दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।